हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार डिविजनल चार्ट सीरीज के अंदर। तो अभी डिविजनल चार्ट में हमारी D9 या नवांश चार्ट पर ये सीरीज जारी है। उम्मीद है आपने अभी तक के सभी 9 वीडियोस देखे होंगे और समझे होंगे। ये सीरीज लंबी जाने वाली है, इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग इसे देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि वो चाहें तो, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनमें से कोई भी मिस ना हो। क्योंकि जब आप डिविजनल चार्ट सीरीज को देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो इसका आपको किसी भी वीडियो को आप स्किप ना करें या मिस ना करें। आज मैं शुरू करूंगा नवांश का ही एक अगला पोर्शन है जिसको हम कहते हैं 64th नवांशा। एक्चुअली हमारी बर्थ कुंडली के अंदर कुछ एक ग्रह ऐसे होते हैं जो कि इंसान की हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और वो अधिकतर ग्रह 8वें भाव से रिलेटेड होते हैं जिन्हें हम खर प्लैनेट भी बोलते हैं। खर ग्रह भी बोला जाता है या छिद्र ग्रह भी इनको कह दिया जाता है। ये सभी प्लैनेट का किसी न किसी तरीके से 8वें भाव से लिंक होता है, और उसमें डिविजनल चार्ट में जो 3 इंपॉर्टेंट ग्रह आते हैं वो होते हैं आपके 64th नवांशा लॉर्ड, 22nd द्रेशकॉन लॉर्ड एंड 85th द्वादशांशा लॉर्ड। ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं डिविजनल चार्ट के, जब भी हम किसी भी नेटिव की हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स की बात करते हैं तो इन प्लेनेट्स की एक इंपॉर्टेंस आ जाती है, और ये हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं D9 चार्ट को जब डिस्कस कर रहा हूं तो D9 चार्ट के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे 64th नवांशा लॉर्ड की। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसको किस तरीके से निकालते हैं, इसका क्या रोल होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उन सभी बातों पर अब यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। 64th नवांशा एक्चुअली है क्या है? सबसे पहली बात मैंने जैसे बताया, इट इज ए खर नवांशा। खर एक्चुअली एक सेनापति था रावण का, जो एक ही राक्षसी प्रवृत्ति का था, उसी वजह से इसको खर नवांशा बोलते हैं। इट इज लॉर्ड, इट्स लॉर्ड इज ए छिद्र ग्रह। जो इसका लॉर्ड होगा 64th नवांशा का जो स्वामी होगा उसे हम छिद्र ग्रह भी बोलते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में इसको हम मेजर करते हैं लग्न और मून दोनों से। इस तरीके का उसके अंदर रेफरेंस दिया हुआ है कि हमें 64th नवांशा लग्न और मून दोनों से मेजर करना चाहिए। जातक परिजात के अंदर इसको केवल मून से मेजर करना माना गया है कि 64th नवांशा लॉर्ड हमें चंद्रमा से देखना चाहिए, और प्रश्न मार्ग में इसको लग्न, मून और सन तीनों से ही मेजर किया जाता है। 64th नवांशा को हम किस तरीके से निकालेंगे, और जनरल प्रैक्टिस के अंदर जो एस्ट्रोलॉजर्स इन जनरल 64th नवांशा निकालते हैं वो चंद्रमा से निकालते हैं। टू असर्टेन दिस नवांशा वी प्लेस डिग्री ऑफ प्लेनेट। जिसका भी आपको 64th नवांशा निकालना है उस प्लेनेट की डिग्री को 8वें भाव के अंदर कुंडली में रखकर आप उसकी नवांशा पोजीशन पता कर लीजिए। वो आपको 64th नवांशा लॉर्ड की पोजीशन बता देगा। आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, चंद्रमा का 64th नवांशा निकालना है। आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की जो भी डिग्री है उसको 8वें भाव में रख दीजिए, चंद्रमा को उठाकर उसी डिग्री पर। इसके बाद उसकी नवांश पोजीशन पता करिए, वो 64th नवांशा आपको बता देगा। मगर इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए हमें इसमें बहुत कॉम्प्लिकेसी में जाने की जरूरत नहीं है। आसान तरीका है, वेरी सिंपल वे इज फाइंडिंग आउट द साइन ऑक्यूपाइड बाई प्लेनेट इन नवांशा। जिसका भी आप 64th नवांशा निकालना चाहते हो, चाहे लग्न का निकालना चाहते हो, चाहे सूर्य का निकालना चाहते हो, या चंद्रमा का निकालना चाहते हो, अब मैं यूज करूंगा 64th नवांशा फ्रॉम मून। मून का 64th नवांशा हमें पता करना है, तो आपको क्या करना है, नवांश कुंडली में जहां पर भी मून है उसे नोट कर लें बस। उससे चौथे भाव को हम 64th नवांशा बोलते हैं। किसी भी प्लेनेट का 64th नवांशा इसी तरीके से निकाला जाता है। नवांश कुंडली में उसकी पोजीशन पता करें, उससे चौथा भाव जो है वो उसका 64th नवांशा होगा। चंद्रमा के केस में 64th नवांशा क्या होगा, नवांश कुंडली में चंद्रमा को पिन पॉइंट करें, उससे आपके चौथे भाव में जो भी आपका साइन है वो 64th नवांशा है। जैसे इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर, ये कुंडली आपको देखी वाली नजर आ रही होगी,
ये केएन राव सर की कुंडली को ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इस इनका देखिए चंद्रमा, मैं D9 में के अंदर जाऊंगा तो चंद्रमा यहाँ पर रखा हुआ है 7 साइन में। तो यहाँ से अब 4 साइन पे चले आइए, 1 2 3 4, तो 64 नवांशा है 10 साइन में हो गया और उसका लॉर्ड सैटर्न हो जाएगा। बस इतना सिंपल है। लग्न से 64 नवांशा यदि आपको देखना है, लग्न से 64 नवांशा, तो आप लग्न से चौथा भाव देख लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा तरीका यह है। ये 64 नवांशा हो जाएगा। सूर्य से 64 नवांशा देखना है तो सूर्य से चौथा भाव देख लीजिए, 1 2 3 4, तो सूर्य से 64 नवांशा 8 साइन हो गया। तो चंद्रमा से 64 नवांशा 10 साइन हो गया। इस तरीके से अब हम जो 64 नवांशा जिसे बोलते हैं वो हम चंद्रमा से देखते हैं। इसलिए अब आगे से जब भी मैं 64 नवांशा बोलूंगा तो आप ध्यान रखेंगे कि हम चंद्रमा से बात कर रहे हैं। अब 64 नवांश से प्रेडिक्ट करने के क्या रूल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हम किस तरीके से चीजों को समझेंगे। रूल फॉर प्रेडिक्टिंग थ्रू 64 नवांशा। ट्रांजिट ऑफ मेलिफिक ओवर 64 नवांशा हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, स्पेशली मेलिफिक आर प्लेस्ड इन दिस साइन। जो 64 नवांशा होगा उससे जब भी मेलिफिक प्लेनेट का ट्रांजिट होगा तो उसके लंबे समय तक खराब असर रहता है। और पर्टिकुलरली 64 नवांशा के अंदर यदि कोई मेलिफिक प्लेनेट प्लेस्ड हो तो जो भी 64 नवांशा आया उसको हम चेक करेंगे। बेसिकली यहाँ पर 64 नवंशा 10 साइन है तो इसके अंदर भी हम 10 साइन आप पिक कर लीजिए। 10 साइन के अंदर कोई प्लेनेट है नहीं। यदि यहाँ पर मेलिफिक प्लेनेट प्लेस्ड हो और उसके ऊपर से एक मेलिफिक प्लेनेट आपका एस्पेक्ट कर रहा हो, इसी तरीके से 64 नवांश लॉर्ड पकड़ लीजिए, यहाँ पर वो सैटर्न है तो सैटर्न तो खुद है ही, इसमें और कोई भी मेलिफिक प्लेनेट यदि प्लेस्ड है और उस पर मेलिफिक का इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसका लॉन्ग लास्टिंग बैड इफेक्ट होता है। 64 नवांशा साइन के ऊपर से जब भी आपका और उसके लॉर्ड के ऊपर से जब भी मेलिफिक प्लेनेट ट्रांजिट करता है तो लंबे समय तक आपको असर देता है। व्हेन लॉर्ड ऑफ, ये सेकंड कंसेप्ट है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हेन लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्यूपाइड बाय मून इज इनिमिकल, न्यूट्रल और फ्रेंडली टू द लॉर्ड ऑफ 64th नवांशा फ्रॉम मून, द पर्सन विल हैव शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग लाइफ। लाइफ डिसाइड कर रहा हूं मैं 64 नवांशा के बेस पर। आप इसको समझना, ये मैंने स्टेट तो यहां पर कर दिया है किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। आप 64 नवांशा आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये 10 है। इसका लॉर्ड आइडेंटिफाई कर लीजिए, वो सैटर्न है। अब आप देखिए मून किस साइन के अंदर है, या मून 7 साइन के अंदर है। तो मून जिस भी साइन के अंदर है नवांश कुंडली में, और 64th नवांश के लॉर्ड को, मून जिस साइन में है उसका लॉर्ड और 64th नवांश के लॉर्ड यदि दोनों फ्रेंड हैं तो उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ लॉन्ग होगी। आप केएन राव सर के केस में देख सकते हो लॉन्ग लाइफ है। यहां पर देखिए इनके 64th नवांश लॉर्ड सैटर्न है। दिस 64th नवांश लॉर्ड इज सैटर्न, और मून जिस साइन में है उसका लॉर्ड वीनस है, और सैटर्न और वीनस दोनों फ्रेंड है तो लॉन्ग लाइफ होगी। दोनों एनिमीज हो जाते हैं, दी 64th नवांश लॉर्ड और मून जहां पर भी नवांश में उस साइन का लॉर्ड, दोनों एनिमीज हो जाते हैं तो शॉर्ट लाइफ होगी, और न्यूट्रल हो जाते हैं तो मीडियम लाइफ होगी। इस तरीके से हम लाइफ को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं कंसेप्ट को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्यूपाइड बाय मून इज इनिमिकल, न्यूट्रल और फ्रेंडली टू द लॉर्ड ऑफ 64th नवांशा फ्रॉम मून, द पर्सन विल हैव शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग लाइफ। ये बहुत आसान तरीका है पता करने का कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ कैसी होगी, शॉर्ट होगी। बाकी आप पेम मेथड से निकाल सकते हो, किसी की एज निकाल सकते हो, मगर ये नवांशा से आपको 1 सेकंड के अंदर ही पता चल जाता है कि उस नेटिव की लाइफ क्या होगी। आप चंद्रमा का साइन देख लें नवांश में और उससे चौथा साइन देख लें, बस। और सिंपल तरीका, दोनों के लॉर्ड यदि फ्रेंड है तो लाइफ लॉन्ग होगी। थर्ड वन, ए मेलिफिक प्लेस्ड इन 64 नवांशा ऑफ एनी प्लेनेट हार्म सिग्निफिकेशन ऑफ दैट प्लेनेट। आप किसी भी प्लेनेट से 64 नवांशा निकाल लीजिए, उसमें यदि मेलिफिक बैठा हो तो उसके सिग्निफिकेशंस को हार्म करता है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं प्रैक्टिकली क्या मतलब है। आप यहां पर देखिए कि मार्स से 64 नवांशा पता करिए आप, या चंद्रमा से 64 नवांशा आप पता कर लीजिए। चंद्रमा से 64 नवांशा में तो कोई बैठा ही नहीं है। मार्स से यदि मैं 64 नवांशा पता करूं, ये मार्स प्लेस्ड है तो 1 2 3 4,
मार्स से 64th नवांशा हो गया। यदि किसी भी प्लेनेट से 64th नवांशा के अंदर मेलिफिक प्लेनेट प्लेस्ड हो तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस को वो हार्म करता है। तो मार्स से 64th नवांश यदि निकालूंगा तो मार्स से चौथे साइन पे गया, वो सन हो गया, वो सॉरी ये 5 साइन हो गया, और उसके अंदर आपका मेलिफिक सन प्लेस्ड है, तो वो मार्स से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को हार्म करेगा, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। जैसे यहां पर आपको कैसे पता चलेगा, देखिए मरकरी है, मरकरी से चौथा भाव देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 64 नवांश फ्रॉम मरकरी हो गया। और इससे आप देखोगे तो वहां पर राहु बैठा हुआ है, तो हम ये ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसके सिग्निफिकेशंस को वो नुकसान पहुंचाएगा। तो किसी भी प्लेनेट से 64th नवांश के अंदर यदि कोई भी मेलिफिक बैठा हुआ है तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस को वो हार्म करेगा। Further, when the lord of 22nd Drashkon and 64th Navamsha are same planet, and it transit through a sign in its Ashtag work deprived of Bindu, then death is unavoidable. बहुत ही खतरनाक डेंजरस कंसेप्ट है। आप ड्रेस्कोन चार्ट के अंदर जाइएगा, D3 के अंदर, D3 के अंदर जो 8th लॉर्ड होता है, 8वें भाव का स्वामी, वो 22nd ड्रेस्कोन लॉर्ड होता है। तो D3 चार्ट में गए, 8th हाउस का लॉर्ड आपने पता किया, वो 22nd ड्रेस्कोन लॉर्ड है, और 64th नवांश लॉर्ड। यदि दोनों ही सेम ही प्लेनेट हो जाएं किसी कुंडली में, बहुत कुंडलियों में होते हैं, और जब ये प्लेनेट आपका ट्रांजिट करता है एक ऐसे भाव से अष्टक वर्ग में जिसमें बिंदु कम हो, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अनअवॉइडेबल होती है। ये कंसेप्ट बहुत सारी कुंडलियों पर लगता है। यहां पर एग्जांपल के लिए अभी मेरे पास मैंने कोई कुंडली लगाई हुई नहीं है, फिर भी आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हो कि आप देख लीजिए जिस भी नेटिव की कुंडली के अंदर 64th नवांश लॉर्ड का मतलब चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी, 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड का मतलब D3 में 8th हाउस का स्वामी, दोनों सेम ही प्लेनेट हैं। पहली कंडीशन, जब भी वो प्लेनेट आपकी कुंडली के उस भाव से ट्रांजिट करता है जिसमें अष्टक वर्ग में कम बिंदु हैं, कम बिंदु का मतलब 20 से लेस बिंदु मानकर चलिए, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ अनअवॉइडेबल है, डेथ होगी। ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। 5th पॉइंट की बात कर लेते हैं। बैड रिजल्ट ऑफ ट्रांजिट आर ऑब्टेन्ड when a planet transiting through 8th house of D1 and 64th Navamsha or 64th Navamsha sign in D1 and sign of 8th house of D1 in D9। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, एक बार बोल देता हूं। जैसे सपोज हम मान लेते हैं लेट साइन इन 8th हाउस इज कैप्रिकॉर्न एंड 64th Navamsha is Virgo। When malefic will transit through Capricorn sign and Virgo Navamsha और वर्गो साइन और कैप्रिकॉर्न नवांशा, मेलिफिक इवेंट विल हैपन। इसके लिए आपको डिविजनल चार्ट के अंदर ट्रांजिट देखना आना चाहिए। कंडीशन क्या है, मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना है कि कोई भी प्लेनेट साइन इन 8th हाउस देख लीजिए। अब 8th हाउस के अंदर जो भी साइन है, सपोज कैप्रिकॉर्न है, और 64th नवांश D9 चार्ट में जाकर देखेंगे चंद्रमा से चौथे भाव में जो राशि है। तो जब भी कोई भी प्लेनेट ऐसा हो रहा है आपका बाय द वे कि वो बर्थ चार्ट के तो 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और डिविजनल चार्ट में वो 64th नवांशा से ट्रांजिट कर रहा है, तब उसके साथ मेलिफिक इवेंट होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। या अपोजिट हो जाए, व्हेन मेलिफिक प्लेनेट ट्रांजिट थ्रू कैप्रिकॉर्न साइन एंड वर्गो नवांशा और D1 चार्ट में वो 64th नवांशा की राशि से ट्रांजिट कर रहा है, और D9 चार्ट में वो D9 चार्ट में 8th हाउस की राशि से ट्रांजिट कर रहा है, तभी भी वो इवेंट उसके साथ हो सकता है। जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको यहां पर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर 2 साइन है आपके 8th हाउस में, और इसका 64th नवांशा 10 साइन है। अब कोई भी प्लेनेट, मेलिफिक प्लेनेट, इनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 साइन से ट्रांजिट करेगा, और वही मेलिफिक प्लेनेट नवांश कुंडली में 10 साइन से ट्रांजिट कर जाए, तो इनके साथ मेलिफिक इवेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अपोजिट कंसेप्ट कि कोई भी मेलिफिक प्लेनेट इनके बर्थ चार्ट में 10 साइन से ट्रांजिट कर जाए
और नवांश चार्ट के अंदर जो इनके 8th हाउस में साइन था 2, उससे ट्रांजिट कर जाए तो इनके साथ मेलिफिक इवेंट होने की पॉसिबिलिटी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कॉम्बिनेशन है। आप D1 चार्ट का 8th साइन देख लीजिए, नवांश चार्ट का 64th नवांश साइन देख लीजिए। जब कोई भी मेलिफिक प्लेनेट, अशुभ मतलब सैटर्न हो गया, राहु हो गया, मार्स हो गया, जन्म कुंडली के 8th हाउस के साइन से, और वही प्लेनेट नवांश में जब 10 साइन से ट्रांजिट करेगा तब मेलिफिक इवेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। और इससे अपोजिट हो जाए कि जन्म कुंडली में वो 10 साइन से ट्रांजिट कर जाए और नवांश में वो 8th हाउस में जो राशि है 2 साइन से ट्रांजिट करे, तभी भी मेलिफिक इवेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सूत्र को हम किसी भी कुंडली पर लगाएंगे। आप चेक करेंगे कि हमारे साथ जब मेलिफिक इवेंट होते हैं तो कौन सा पर्टिकुलर प्लेनेट आपका लग्न कुंडली में 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, और वो नवांश में डेफिनेटली आएगा ट्रांजिट करता हुआ। हर एक प्लेनेट हर नवांश से ट्रांजिट करता है, तो ट्रांजिट करता करता जब भी वो नवांश में आएगा, जब भी आएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो जन्म कुंडली में 2 साइन में ट्रांजिट कर रहा है और नवांश में 10 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके साथ वो इवेंट हो सकता है। आप नवांश में जब ट्रांजिट देखते हैं तो हम डायरेक्ट ट्रांजिट नहीं देखते, उस पर्टिकुलर प्लेनेट की नवांश में पोजीशन को आपको निकालना पड़ेगा। जन्म कुंडली में तो वो 2 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, मगर नवांश की उसकी पोजीशन हो सकती है किसी और साइन में हो सकती है, तो आपको नवांश कुंडली के अंदर उसको नवांश की पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उस तरीके से हम उसको निकालेंगे। इसको मैं कमिंग वीडियोस में बताऊंगा ट्रांजिट में नवांश में हम कैसे निकालते हैं। वैसे नवांश जिन्होंने नवांश कुंडली बनाना सीखा है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको 1 मिनट को बता भी देता हूँ कि नवांश में हम ट्रांजिट कैसे देखते हैं। सपोज कोई भी प्लेनेट यदि 6 साइन में ट्रांजिट कर रहा है 3 डिग्री पर, 6 साइन में 3 डिग्री पर, तो नवांश में पोजीशन हम निकालेंगे। 5 साइन क्रॉस कर चुका है वो, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 45, और वो 6 साइन में 1 डिग्री पर, 3 डिग्री पर ट्रांजिट कर रहा है, मतलब पहले नवांश में। तो 5 साइन वो क्रॉस कर चुका है, उसको तो 9 से मल्टीप्लाई करिए, और जितने नवांश वो 6 साइन में चला है 1 नवांश, वो ऐड कर दीजिए 46, उसको 12 से डिवाइड करिए 46 को, तो 12 3 जा 36, 10 साइन बचेगा। तो 10 साइन बचेगा, इसका मतलब वो नवांश के अंदर 10 साइन में ट्रांजिट कर रहा होगा उस समय पर। इस तरीके से हम जैसे किसी भी प्लेनेट को नवांश में हम प्लेस करते हैं उसका साइन और डिग्री देखकर, इसी तरीके से ट्रांजिट वाले प्लेनेट को भी आपको नवांश में प्लेस करना है, तब यह सूत्र लगेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ट्रांजिट ऑफ स्लो प्लैनेट्स इंक्लूडिंग राहु एंड केतु ओवर 64th नवांशा produces event of significant manner and fast planet produce event of small magnitude। तो जो स्लो मूविंग प्लेनेट है वो 64th नवांशा से जब भी ट्रांजिट करते हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट आपके रिजल्ट देंगे, जो भी उन्होंने रिजल्ट देने हैं। स्लो मूविंग प्लेनेट इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट देते हैं। When 64th Navamsha Lord is with Rahu, Ketu or Saturn and placed in 6th, 8th and 12th house in the birth chart, the person dies unnatural death and without any blood relation by his side. This worked on Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto कुंडली। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, मैं फिर बता दूंगा। मिसेस गांधी की कुंडली अवेलेबल है कि जब 64th नवांशा लॉर्ड राहु केतु या सैटर्न के साथ होकर 6 8 12 में जाकर बैठ जाए बर्थ चार्ट के अंदर, तो पर्सन अननेचुरल डाई करता है। ये देखिए मैं यहाँ पर एक कुंडली ओपन कर लेता हूँ मिसेस गांधी की, उसमें मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जब भी 64th नवांशा लॉर्ड, वो तो हम नवांशा कुंडली से निकालेंगे, बर्थ कुंडली में वो आपका राहु केतु या सैटर्न के साथ 6 8 12 के अंदर बैठ जाए, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की जो डेथ होती है वो अननेचुरल होती है पहली बात तो, और ऐसी जगह पे होती है जहां उसका कोई भी ब्लड रिलेटिव होता नहीं है उसके साथ। देखिए मिसेस गांधी की कुंडली पर मैंने पहले भी ये लगा के बताया था अर्लियर एक वीडियो में, क्योंकि हम यहाँ 64th नवांशा की बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए मिसेस गांधी की ये कुंडली है, बर्थ कुंडली, और ये नवांशा है। यदि नहीं दिख रही हो आपको ठीक से तो मैं बता देता हूँ। मून 11 साइन में है यहाँ पर 12वें भाव में, तो 1 2 3 4 इनका 64th नवांशा लॉर्ड शुक्र हो गया। अब 64th नवांशा लॉर्ड बर्थ कुंडली में मैं आता हूं तो वो देखिए राहु के साथ बैठा हुआ है, जो मैंने अभी सूत्र बताया कि 64th नवांशा लॉर्ड राहु केतु या सैटर्न के साथ 6 8 या 12 में बैठ जाए, तो 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो मिसेस गांधी की अननेचुरल डेथ हुई थी और ऐसी जगह हुई थी जहां उसके कोई भी ब्लड रिलेटिव नहीं थे। तो इस तरीके से हम इन कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं।
अब जो नवांशा के डीटीज की बात करेंगे, 64th नवांशा का यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में डीटीज की भी बात करूंगा। तो उम्मीद है आपको 64th नवांशा का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि किन्हीं को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं उनके आंसर देने की आपको कोशिश करूंगा। धन्यवाद।